अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है। सारे लोग उसको जानते हैं इसलिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो वहीं से आते हैं। गोरख पीठ के वो प्रमुख हैं। आदित्यनाथ जी के इलाके में वो बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। बाद में गोरखपुर को काट कर एक नया ज़िला बन गया देवरिया, और उसके बाद देवरिया के भी दो टुकड़े हो गए। एक नया ज़िला और बना कुशीनगर, जो महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली है। उन्होंने वहाँ अंतिम समय व्यतीत किया था। बुद्ध की उसी धरती पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है रामकोला। रामकोला कई तरह से याद आता है। चीनी मिल की वजह से याद आता है, अपने पिछड़ेपन की वजह से याद आता है, अपनी खूबसूरती की वजह से याद आता है, और तराई का इलाका होने के नाते हरियाली की वजह से याद आता है। हरियाली की वजह से कुछ ज़्यादा। जितनी तरह की वनस्पतियाँ रामकोला में देखने को मिलती हैं, आसपास के इलाकों में शायद उतनी ना होती हों या कम होंगी उससे। उस रामकोला का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ गजहड़ के पेड़ लगे हुए हैं। अनुभव ये है कि आप शाम के समय कभी भी किसी भी दिन अगर जाकर रेलवे स्टेशन पर उन पेड़ों के नीचे बैठें और किसी से बात करना चाहें तो असंभव है, बात नहीं हो सकती। और इसलिए नहीं कि कोई आपको रोकेगा, इसलिए कि उन गजहड़ के पेड़ों पर इतनी चिड़िया रहती हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में, और शाम को जब वो घर लौटती हैं अपने घोंसलों में, उस वक्त वो इतना ज़्यादा चहचहाती हैं, इतना बोलती हैं कि उनकी आवाज़ में कोई भी आवाज़ दब कर रह जाए। आप कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। सिर्फ चिड़ियों की उस चहचहाट का आनंद ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ संभव नहीं है। उस रामकोला के उन पेड़ों को देखकर बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं कि आखिर चिड़ियों ने और सारे पेड़ रहे होंगे, इतनी सारी वनस्पतियां रही होंगी, वहाँ बसेरा क्यों नहीं किया, वहाँ घोंसला क्यों नहीं बना लिया, दूर कहीं क्यों नहीं चले गए। चिड़ियों ने वो जगह, हालांकि वहाँ रेलगाड़ियाँ कम ही आती जाती हैं, लेकिन ऐसे शोर शराबे वाले जो स्टेशन के घंटे होते होंगे उसमें वहाँ रहना क्यों पसंद किया। ट्रेनें तो रात बिरात भी आती हैं। तो ये बात बहुत सारे लोगों को खटक रही थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि चिड़िया कुछ ही पेड़ों को चुनती हैं जहां वो घोंसला बनाएंगी, कुछ पेड़ों को बिल्कुल छोड़ देती हैं। इसके बारे में कोई विस्तृत या समेकित अध्ययन कभी हुआ ही नहीं कि चिड़िया ऐसा क्यों करती हैं, उनकी सोच कैसे चलती है, वो क्या चाहती हैं। क्योंकि चिड़िया किसी के कहने से न गाती है, किसी के कहने से न चहचहाती है, न कूकती है, और किसी के कहने से चुप भी नहीं होती। तो आखिर वो अपने मन की ही तो करती है। और अगर अपने मन की करती है तो वो इन पेड़ों का चुनाव क्यों करती है, आसपास दूसरे पेड़ हैं, उन पर घोंसला क्यों नहीं बनाती। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही थी कि ऐसा हो रहा है। और ये तो कई लोग देख रहे थे कि शामें अक्सर, बड़े शहरों में तो बहुत पहले ऐसा हो गया था, छोटे कस्बों में भी, गांवों तक में चिड़ियों की आवाज़ें लगातार कम होती जा रही थी। लोग महसूस कर रहे थे। बल्कि मोहम्मद अलवी का एक शेर है इसी पर। वो कहते हैं कि अब तो चुपचाप शाम आती है, अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर होते थे, वो गायब हो गया, सबको अखर रहा था।
पेड़ों का कट जाना लोगों को अखर रहा था, और इसलिए कि चिड़ियों की आवाज़ें उन पेड़ों से जुड़ी हुई थी। पेड़ नहीं रहे तो चिड़ियों का बसेरा नहीं रहा, और बसेरा नहीं हुआ तो फिर आवाज़ें कहाँ होती। तो ये बात लोगों को अखर रही थी, लेकिन इसका अध्ययन पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने किया। एक जैव विविधता प्रोग्राम है उनका, एक कार्यक्रम है जिसमें वो तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। जैव विविधता विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की, और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि चिड़िया पेड़ों का चयन बहुत सोच समझकर करती है, और उसको कुछ खास तरह के पेड़ ही पसंद आते हैं। बहुत रोचक अध्ययन है ये, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग एक तिहाई चिड़िया भारतीय मूल के जो पेड़ हैं उन्हीं पर घोंसला बनाना पसंद करती हैं। विदेशी मूल के जो पेड़ बाहर से लाकर लगा दिए गए थे या जो आरोपित हैं वहाँ, उन पर नहीं जाती। वो कैसे ये तय करती हैं और कैसे उनको पता चलता है कि यही पेड़ भारतीय हैं और इन्हीं के पास रहना है, ये चिड़िया ही जाने। केदारनाथ सिंह कवि जी वहीं पडरौना में रहते थे। रामकोला का अगला स्टेशन ही पडरौना है। चिड़ियों पर उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये हिस्सा जब एक बार उनके साथ मैं यात्रा करके गया, रामकोला पहुंचा, और तब हम दोनों ने एक साथ चिड़ियों की वो आवाज़ सुनी थी, उसी पेड़ के नीचे बैठकर। तो चिड़िया ऐसा कैसे कर लेती हैं? जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोग्राम है जैव विविधता का, उससे थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है और पता चलता है कि ऐसा चिड़िया कैसे कर लेती होगी। जब तय करें आप और देखें तो उस कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 36% चिड़िया, एक तिहाई से ज़्यादा, भारतीय मूल के पेड़ पर रहती है, और करीब करीब 20% भारतीय मूल के पेड़ों के अलावा दूसरे पेड़ों पर भी बसेरा कर लेती है। यानी कुल मिलाकर करीब 55-56% पक्षी भारतीय मूल के पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत कम 15-17% पक्षी दूसरे पेड़ों की ओर जाते हैं जो भारतीय मूल के नहीं हैं। अब ये कैसे पता चले कि कौन से भारतीय मूल के पेड़ हैं? और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक किताब आती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। उसमें वनस्पतियों के बारे में विवरण होते हैं। रेड डाटा बुक के हिसाब से 46,000 किस्म के पेड़ भारत में पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। पेड़ ना कहें, अगर उसमें झाड़ झंखाड़ भी शामिल कर लें तो वनस्पतियां 46,000 किस्म की हैं, और करीब करीब 12,000 किस्म के पौधे बाहर से लाकर लगाए गए। कब आए और कब लगाए गए और किसने लगाया, ये एक अलग सवाल है, और इस पर अभी कोई अध्ययन ऐसा है भी नहीं। लेकिन आप जिन कुछ पेड़ों को भारतीय नाम देकर आपने भारतीय रूप में स्वीकार कर लिया है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे अमलतास, पीले फूल वाला अमलतास, जो एकदम शैंडलियर की तरह लगता है किसी ने झाड़ फानूस लटका दिया है, वो भारतीय वृक्ष नहीं। अमलतास लाया गया था ट्रॉपिकल इलाके से, उष्णकटिबंधीय जिसे कहते हैं, उन क्षेत्रों से, एशिया के ही दूसरे देशों से, भारतीय नहीं है। गुलमोहर, जिसके लाल फूल देखकर तमाम लोगों ने कविताएं लिख डाली, तमाम चीज़ें लिख दी, और गुलमोहर गर हमारा नाम होता लिख के कविताएं सिनेमा में चली गई। गुलमोहर मडागास्कर का है, भारत का नहीं है। इसी तरह चकरसिया एक पौधा होता है, वो बर्मा से आया। करंज मलेशिया से आया। महुआ, जिसके इतने गुणगान होते हैं,
वो इंडोचाइना का है, विलायती कीकर है, जकरंदा अफ्रीका से आया है और यूकेलिप्टस अमेरिका से। अब आप ढूंढना शुरू करिए तो इन वृक्षों की बहुतायत मिलेगी आपको तमाम इलाकों में। भारतीय वृक्षों के नाम शायद आप भूल जाएं, लेकिन यूकेलिप्टस का नाम नहीं भूलेंगे। और मैं इसलिए नहीं भूलूंगा कि यूकेलिप्टस के पेड़ पर कोई चिड़िया घोंसला नहीं बनाती। जो भारतीय पेड़ हैं मूल रूप से, उनमें आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, गजहड़ है, बड़हर है, शीशम है, बेल, चंदन और बबूल। और बबूल का पेड़ तो एक पक्षी को अत्यंत प्रिय है, वो बया, जो बुनकर अपना घोंसला बनाती है इस खूबसूरती से कि आप उसे देखते रह जाए। वो कलाकृति की तरह नजर आती है। बबूल के पेड़ से लटकते हुए बया के घोंसले किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। उनकी नक्काशी की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से कैसे एक एक चीज, एक एक पत्ते का टुकड़ा काट काट कर वो उसे जोड़कर बुनती है, वो देखने लायक होता है। तो इन भारतीय जो वृक्ष हैं, इन्हीं पर चिड़िया रहती है। अब हम क्या इसमें कर सकते हैं? भारतीय मूल के वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए, उनको काटने पर रोक लगाई जाए। जो सौंदर्य के लिए पेड़ लगाए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ में 50% पेड़ विदेशी हैं, यह भी एक रिपोर्ट का अध्ययन है और यह भी रेड डाटा बुक में दर्ज है। ऐसे तमाम शहर हैं, छोटे कस्बों में, जहां सुंदरता बढ़ाने के लिए नए पेड़ बाहर से लाकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोगों को नहीं महसूस हुई, वो ज्यादा भारतीय वृक्षों वाले पेड़ इलाके हैं और चिड़िया वहीं रहती हैं। जिन लोगों को शिकायत होती है कि चिड़िया शहरों से दूर हो गई हैं, जिन लोगों का कहना है कि चिड़िया गौरैया अब उनके आंगन में नहीं आती, उनको सोचना चाहिए कि कितने भारतीय वृक्ष उनके आसपास हैं। जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, एक बार झांक कर देख लें, उनको भारतीय मूल के कितने वृक्ष नजर आते हैं। ये बात विलुप्त होने से भी जुड़ी हुई है पेड़ों के। इस कदर अंधाधुंध कटाई हुई है वृक्षों की, और खासतौर पर भारतीय मूल के वृक्षों की, कि उनकी कमी होती जा रही है। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। सिर्फ पशु पक्षी विलुप्त नहीं हो रहे, वृक्ष भी हो रहे हैं। और जो रेड डाटा बुक है वो कहती है कि 1300 से ज्यादा वृक्षों की प्रजातियां अगले 30 से 40 साल में भारत में देखने को नहीं मिलेंगी, गायब हो जाएंगी। ये बिल्कुल चिड़ियों की बात समझ में आती है, उनका देसी होना समझ में आता है। तो हम इतनी विदेशी क्यों हो गए हैं? इतने इस तरह की विदेशी सोच हमारे अंदर कहां से आ गई? क्या हम चिड़ियों से भी गए गुजरे हैं? क्या हम ये नहीं समझ पा रहे, जिसके लिए एक पूरे विश्वविद्यालय के एक विभाग को लगकर अध्ययन करके यह बताना पड़ा कि चिड़िया भारतीय मूल के वृक्षों की ओर आकर्षित होती है, उसको भोजन वहीं से मिलता है, उसको सुरक्षा वहीं महसूस होती है, और हम उन्हें काट कर अपने आराम की कुछ चीजें बनाने में मुब्तला हैं। कोशिश नहीं कर रहे कि वो वृक्ष हमारे आसपास बचे रहें। तारिक नईम का एक शेर सुन लीजिए कि चिड़िया दरअसल जब कोई पेड़ कटता है तो रोती है। उनका शेर है कि अजीब दर्द का रिश्ता था, सब के सब रोए। अजीब दर्द का रिश्ता था, सब के सब रोए। शजर गिरा तो परिंदे तमाम शब रोए। पेड़ कटा तो चिड़िया सारी रात रोई, और एक दो नहीं, सब के सब। ये
प्रजातियां विलुप्त हो जाएं, पक्षियों को सहारा न मिले, घोंसला बनाने की जगह न मिले, इसका दोष दरअसल अगर किसी के सिर आता है तो हमारे आपके सिर आता है। हम अपने मूल वृक्षों को भूल रहे हैं, हम उनकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो जैव विविधता है ये तभी बनी रहेगी जब हम उन वृक्षों को फिर से लगाएंगे। ये कुछ प्रवचन जैसा होता जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमको ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। वरना क्या करेंगे आप? अगर जल नहीं होगा तो उसके आसपास वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होगा तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एक पेड़ जो 25 लाख रुपए मूल्य की ऑक्सीजन अपने जीवन काल में आपको दे जाता है, पलटकर एक पैसा नहीं मांगता, ये नहीं कहता कि आप भाग कर जाइए ऑक्सीजन सिलेंडर भराने, वो तो अपना काम कर रहा है। लापरवाही हमारी ओर से है और कोशिश उसे बचाने की, जैव विविधता को बचाने की और भारतीय मूल के पेड़ों को बचाने की हमारे ऊपर है। वरना तो क्या होगा? मदन मोहन कहते हैं, एक उनका कवि हैं और अच्छे शायर हैं, वो कहते हैं कि है दुख तो कह दो किसी पेड़ से, परिंदे से। जोड़ कर देखते हैं पेड़ों और परिंदों को। है दुख तो कह दो किसी पेड़ से, परिंदे से। अब आदमी का भरोसा कहाँ रहा भाई? तो अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में जब आपसे मुलाकात होगी तो किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। राम राम भैया।